जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित आज हमारी 7वीं क्लास रहेगी। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं दिखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो जुड़ जाइए सभी साथी। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, एक तरफ लिखिए आप सभी रचना का नाम, उसकी हम लिखेंगे विधा, और दूसरी तरफ लिखेंगे उस रचना के रचनाकार का नाम। ओके जी। तो आज हमारे पास नंबर एक पर रचना है श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा में ज़्यादातर श्रृंगार जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है। यह श्रृंगार की वर्तनी जो है बिल्कुल सही है। ओके जी। कुछ पुस्तकों में आपने इस प्रकार से श्रृंगार लिखा देखा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। या तो श्रृंगार आप इस प्रकार से लिखो या फिर श्रृंगार जो है इस प्रकार से लिखो। यानी कि यह भी सही है और यह भी सही है, ये बिल्कुल गलत है। ओके जी। तो 2 नंबर पर रचना देखते हैं। 2 नंबर पर आज हमारे पास रचना का नाम है श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए सभी साथी। नंबर 3 पर आज हमारे पास रचना है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 4 पर रचना है आज हमारे पास इसी नाम से श्रृंगार मंजरी। ओके जी। यानी कि श्रृंगार मंजरी नाम से 2 रचना मिलती है। इसकी विधा भी काव्य है। ओके जी। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 5 पर रचना है आज हमारे पास श्रृंगार शिरोमणि। नंबर 5 पर रचना देखते हैं श्रृंगार शिरोमणि। श्रृंगार शिरोमणि, इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। ओके जी। नंबर 6 पर आज हमारे पास रचना है। 6 नंबर पर रचना देखते हैं और 6 नंबर पर रचना का नाम है श्रृंगार भूषण। श्रृंगार भूषण।
ओके जी। इसकी विधा की हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। उत्तर दीजिए सभी साथी। इन 6 रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। एक एक नंबर डालकर आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ साथी जो हैं बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, यानी कि सही उत्तर दे रहे हैं। नंबर 1 पर जो रचना है श्रृंगार निर्णय, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है भिखारी दास की मानी जाती है। भिखारी भिखारी दास जी की मानी जाती है। ओके जी। श्रृंगार निर्णय काव्य रचना जो है भिखारी दास जी की मानी जाती है। नंबर 2 पर रचना है श्रृंगार विलास, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सोमनाथ जी की मानी जाती है। बिल्कुल सही है, सोमनाथ जी की मानी जाती है। नंबर 3 पर रचना जो है श्रृंगार मंजरी, यह काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है चिंतामणि जी की मानी जाती है। चिंतामणि जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 4 पर जो रचना है श्रृंगार मंजरी, यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है प्रताप शाही जी की मानी जाती है। प्रताप शाही जी की मानी जाती है। ओके जी। कहने का भाव यह है कि एक श्रृंगार मंजरी काव्य रचना जो है चिंतामणि जी की मिलती है और एक श्रृंगार मंजरी काव्य रचना जो है प्रताप शाही जी की मिलती है। ओके जी। श्रृंगार शिरोमणि यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना भी प्रताप शाही जी की मानी जाती है। श्रृंगार भूषण काव्य रचना जो है यह काव्य रचना बिल्कुल सही है, बेनी परवीन जी की मानी जाती है। बेनी परवीन जी की मानी जाती है। ओके जी। यहां तक ओके सभी को? तो आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, यह रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। और ये रचनाएं जो हैं एक समान यानी कि एक जैसे नाम से होने के कारण हमारे मन में डाउट भी पैदा करती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये रचनाएं जो हैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। आगे देखते हैं। नंबर 7 पर हमारे पास रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ। नंबर 7 पर रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 8 पर रचना है हमारे पास श्रृंगार चालीसा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 9 पर रचना है हमारे पास
श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार बत्तीसी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखते हैं, नंबर 10 पर रचना है हमारे पास श्रृंगार शिक्षा। 10 नंबर पर रचना का नाम है श्रृंगार शिक्षा, श्रृंगार शिक्षा। यह भी एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 11 पर हमारे पास रचना है श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 12 पर रचना है हमारे पास श्रृंगार सत्तक, श्रृंगार सत्तक, सत्तक। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी, एक एक रचना का नंबर डालकर उत्तर दीजिए। नंबर 7 पर जो रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है द्विज देव, द्विज देव जी। ओके जी। श्रृंगार चालीसा, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम भी क्या है? द्विज देव, द्विज देव, द्विज देव जी। नंबर 9 पर रचना है श्रृंगार बत्तीसी, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के कवि का नाम यानी कि रचनाकार का नाम है द्विज देव। यानी कि यह तीनों रचनाएं जो हैं द्विज देव जी की मानी जाती है। नंबर 10 पर रचना है श्रृंगार शिक्षा, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है वृंद कवि जी की मानी जाती है। वृंद, वृंद कवि जी की मानी जाती है। श्रृंगार सोरठा, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना बिल्कुल सही है, रहीम जी की मानी जाती है। रहीम जी की मानी जाती है। श्रृंगार सोरठा काव्य रचना जो है रहीम जी की मानी जाती है। श्रृंगार सत्तक, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना भर्तहरि जी की मानी जाती है। भर्तहरि जी की मानी जाती है। ओके जी, यहां तक ओके सभी को? कर लोगे सभी साथी याद? हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी साथियों, हाँ जी, ये जो क्लास है हर रोज शाम 6 बजे होती है। आगे देखते हैं। नंबर 13 पर रचना देखते हैं। नंबर 13 पर
नंबर 13 पर रचना है हमारे पास भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली बाहुबली रास। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 14 पर हमारे पास रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली बाहुबली घोर घोर रास। इसकी विधा भी क्या है? काव्य, यानी कि यह भी एक काव्य है। और रचनाकार का नाम बताइए। दोनों ही रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। दोनों के नाम जो हैं एक जैसे लग रहे हैं और जब परीक्षा में वे रचनाएं पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है। जैसे कि अब कुछ बच्चों को डाउट हो गया है, कोई अलग अलग नाम दे रहे हैं। हाँ जी, देखो देखो फंस गए हैं सभी के सब, जंजाल में फंस गए हैं, रचनाओं के जंजाल में। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना जो है, यह रचना शालिभद्र सूरी जी की मानी जाती है। शालिभद्र सूरी जी की मानी जाती है। ओके जी। और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है बृजसेन सूरी जी की मानी जाती है। बृजसेन सूरी जी की मानी जाती है। ओके जी, क्लियर है जी सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 15 पर हमारे पास रचना है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 16 पर रचना है हमारे पास फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या है? एक कहानी है। इस कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत अच्छे, कुछ साथी जो हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। फूलों का गुच्छा काव्य रचना जो है भारतेंदु हरीशचंद्र जी की मानी जाती है। ओके जी। फूलों का कुर्ता कहानी जो है, यह कहानी यशपाल जी की मानी जाती है। यशपाल जी की मानी जाती है। ओके जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे बढ़ें। आगे देखिए। नंबर 17 पर रचना का नाम है नहुस।
नहुस। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। इस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 18 पर रचना है हमारे पास नहुस। एक जैसा नाम है नहुस। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। एक नहुस नाटक है और एक नहुस काव्य रचना है। आप नंबर डालकर उत्तर दीजिए या पीछे लिख दीजिए कि नहुस नाटक जो है वह किसका है और नहुस काव्य जो है वह किसका है। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। नहुस नाटक जो है यह नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का माना जाता है। गोपाल चंद्र गिरिधर दास का गिरिधर दास जी का माना जाता है। गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी का माना जाता है। नहुस काव्य रचना जो है यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। नहुस काव्य रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखें। एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लग रही होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल के साथ नए साथियों को जोड़ें ताकि वह भी इन क्लासों का लाभ उठा सके और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। तो आगे देखते हैं। नंबर 19 पर रचना है हमारे पास बापू। रचना का नाम क्या है? बापू। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। और रचनाकार का नाम आप बताइए। नंबर 20 पर रचना है हमारे पास इसी नाम से बापू। ओके जी, इसकी विधा भी काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 21 पर हमारे पास रचना है इसी नाम से बापू नाम से। यह तीसरी रचना है और इसकी विधा भी क्या है? काव्य है। ओके जी, सभी साथी ध्यान दीजिए। बापू नाम से हमें जो है 3 काव्य रचनाएं मिलती है। आगे देखते हैं। नंबर 22 पर रचना का नाम है बापू। 22 पर भी रचना का नाम है बापू और इसकी विधा जो है जीवनी है। ओके जी, इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 23 पर रचना देखते हैं। नंबर 23 पर रचना है हमारे पास बापू।
इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक एकांकी है। ओके जी, लो जी उत्तर दीजिए। बापू नाम से 3 काव्य रचनाएं हैं, एक जीवनी है और एक क्या है, एकांकी है। पांचों रचनाओं के नाम जो हैं एक जैसे हैं। यही तो है रचना का जंजाल। इस रचना के जंजाल में ही हम फंस जाते हैं और हमारा जो उत्तर है वह गलत हो जाता है। हाँ जी, जिन रचनाओं के नाम एक जैसे हैं और उनकी विधा भी अगर एक जैसी है तो परीक्षा में एक ही रचनाकार का नाम दिया होगा, आपने उसे ही चुनना है। अगर वहाँ पर 2 रचनाकारों के नाम हैं और वह रचना दोनों रचनाकारों की सेम है, उसकी विधा भी सेम है, तो आपने जो है उस विकल्प को सही करना है जिस रचनाकार की रचना ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके जी, हाँ जी हाँ जी, उत्तर दीजिए। नंबर 19 पर जो बापू रचना है यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सियाराम शरण गुप्त जी की मानी जाती है। सियाराम सियाराम शरण गुप्त जी की मानी जाती है। नंबर 20 पर बापू काव्य रचना जो है यह काव्य रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। सुमित्रा नंदन सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। नंबर 21 पर बापू काव्य रचना जो है यह काव्य रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर दिनकर जी की मानी जाती है। बापू जीवनी जो है यह जीवनी घनश्याम दास बिड़ला जी की मानी जाती है। घन श्याम दास घनश्याम दास घनश्याम दास बिड़ला बिड़ला जी की मानी जाती है। ओके जी, बापू एकांकी जो है यह एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास रचना है, इसे मैं एक बार साफ कर देता हूँ फिर मैं आगे की रचना लिखता हूँ। नंबर 24 पर नंबर 24 पर देखते हैं। रचना का नाम है हमारे पास कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 25 पर रचना है हमारे पास कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कवि कुल
कल्प तरु। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 26 पर रचना का नाम है हमारे पास कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 27 पर देखते हैं। नंबर 27 पर रचना है हमारे पास सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। बिल्कुल सही है। नंबर 24 पर कृत्य कल्पतरु। यह काव्य रचना जो है लक्ष्मीधर भट्ट जी की मानी जाती है। लक्ष्मीधर भट्ट जी की मानी जाती है। कवि कुल कल्पतरु यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना चिंतामणि जी की मानी जाती है। चिंतामणि जी की मानी जाती है। कवि कुल कंठाभरण यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है दुल्ह कवि जी की मानी जाती है। दुल्ह कवि जी की मानी जाती है। आगे देखिए। सरस्वती कंठाभरण काव्य रचना जो है यह काव्य रचना भोजराज जी की मानी जाती है। भोजराज जी की। भोजराज कवि जी की। भोजराज कवि जी की मानी जाती है। या फिर ऐसे लिख लो भोजराज कवि भोजराज जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं। नंबर 28 पर हमारे पास रचना है कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना। इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 29 पर रचना है कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम एक जैसा नाम है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 30 पर रचना है हमारे पास राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है।
रचनाकार का नाम बताइए सभी साथी, उत्तर दीजिए। नंबर 28 पर रचना है कवि कल्पद्रुम। यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है द्विज देव जी की मानी जाती है। द्विज द्विज देव द्विज देव जी की मानी जाती है। कवि कल्पद्रुम यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है श्रीपत श्रीपत जी की मानी जाती है। नंबर 30 पर जो रचना है राग कल्पद्रुम, यह भी एक काव्य रचना है और राग कल्पद्रुम रचना जो है कुंभन दास जी की मानी जाती है। कुंभन दास जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्यारे साथियों, चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि चैनल जो है आगे बढ़ सकें और मैं आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी क्लासें बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।